आज के आपके करंट अफेयर्स 23 फरवरी 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है आपका यूक्रेन बारे। देखो, यूक्रेन में काफी कुछ हो रहा है, तो कुछ कुछ टाइम बाद देख लेना चाहिए वहां पे क्या हो रहा है जब भी कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो। ठीक है। अपने आप में ये पेपर के लिए इसमें चीजें कम इंपॉर्टेंट है, पर आपके ओवरऑल इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे। वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि पेपर में कैसे इंस्पिरेशन जाती है और कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते होते हैं। ठीक है। और आपको एटलस या जो हम मैप जब करेंगे तो उसके ऊपर खास कहाँ पे फोकस ज्यादा करना होगा, मतलब तब भी बताऊंगा। फिर एक बार करंट अफेयर में भी बता देना जरूरी होता है ताकि वो उस अकॉर्डिंग तैयारी करते रह सको। अब आपके सबसे पहले यूक्रेन की कंट्री को ही देखते हैं। देखो, आपके ईस्टर्न यूरोप में रशिया को बॉर्डर करते हुए पड़ता है ये यूक्रेन की टेरिटरी। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी यहाँ पे यूक्रेन की टेरिटरी बनाई हुई है। अब ये जो यूक्रेन की ओरिजिनल टेरिटरी है इसमें बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं ओवर द टाइम, क्योंकि रशिया ने जैसे आपके कुछ इलाकों को सपोर्ट करके कुछ वहां पे जो रशियन बैक्ड रेबल्स थे, जो रशिया के सपोर्ट से वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, वहां पे आतंकवाद फैला रहे थे, उसके कारण ये जो क्रीमिया पेनिनसुला दिख रहा है आपको रशिया में, इसे अब रशिया के अंदर मर्ज कर लिया है पूरी तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये इस साइड पे ये सारा रशिया है। रशिया ने ये क्रीमिया, यूक्रेन का जो ये नीचे वाला इलाका है, आज से कुछ साल पहले यहाँ पे क्या किया, इसके ऊपर अपनी खुद की फौज ही भेज के कब्जा कर लिया। तो यूक्रेन का ये पूरा हिस्सा अब रशिया का हिस्सा है। ठीक है। यहाँ पे रशिया और क्रीमिया के बीच में सिर्फ थोड़ा सा सी का गैप था। यहाँ पे लास्ट ईयर उन्होंने अब ब्रिज भी बना दिया। ठीक है, तो एक पूरा ब्रिज बना दिया है जो अब रशिया से क्रीमिया को कनेक्ट करता है। तो ये एरिया रशिया ऑलरेडी कब्जा कर चुका था। इसके बाद रशिया के बहुत सारे, देखो रशिया क्या है यूक्रेन के ऊपर सी, ये जो इस टाइम आपको रशिया यूक्रेन आपने बहुत बारी न्यूज में सुना होगा, ये सारी क्राइसिस की जड़ क्या है, ये सारी क्राइसिस आती कहां से है। देखो, ये एग्जिस्टेंस में जब आपके सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था ना, ये उससे भी पुरानी बात है। एक्चुअली जो आज रशिया है, रशिया की ओरिजिनेशन, जिन लोगों ने पूरा रशिया एज अ किंगडम बनाया था, वो एक्चुअली यूक्रेन को बिलोंग करते थे। तो रशियंस और यूक्रेन के अंदर ना एक तरीके से मिटरनल रिलेशंस हैं। ठीक है, बहुत सारे परिवार है जिनके रिश्तेदार, मतलब बहुत सारे रशियन परिवार होंगे जिनके रिश्तेदार यूक्रेन में रह रहे हैं, और यूक्रेन के बहुत सारे यूक्रेनियन पॉपुलेशन के बहुत सारे रिश्तेदार रशिया में रह रहे होंगे। तो अपने आप में वो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहीं से आपका रशिया का पूरा एम्पायर फैलना शुरू हुआ था ओरिजिनली। ठीक है, अगर बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री देखोगे रशिया ही कैसे बना, तो इस कारण बहुत सारे रशियंस के सेंटिमेंट्स यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। अब बात क्या है, गुड आफ्टरनून जी। अब बात क्या है, जो बाकी का सारा यूरोप है ना, धीरे धीरे अमेरिका ने क्या हुआ था जब आपके, अब सोवियत यूनियन के उस पे आते हैं, हुआ क्या था जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में दो पावर ब्लॉक्स बन गए थे। एक था आपका अमेरिका बैक्ड और एक था आपका सोवियत यूनियन। ये दो एक तरीके से पावर ब्लॉक्स बन गए थे। पूरी दुनिया में ये अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाहते थे। उनका सबसे मेन, देखो जो मेन वर्ल्ड वॉर 2 का थिएटर रहा है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 जहां पे, थिएटर का मतलब होता है जहां पे वो मेनली हुई है। थिएटर, जब हम वर्ल्ड वॉर्स पढ़ते हैं ना, थिएटर जब भी हम वर्ड यूज करेंगे उसका मतलब है हम कौन से एरिया को रेफर कर रहे हैं। जैसे पैसिफिक, पैसिफिक जो जापान के साथ लड़ाइयाँ हुई वो पैसिफिक थिएटर है। ठीक है। उसके बाद आपका एशिया, जहाँ पे इंडिया, सिंगापुर, ये सारे इलाके आते हैं। फिर उसके बाद आपका अफ्रीका में भी लड़ाइयाँ हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। और एक आपकी सबसे मेन जगह जहां से जिन्होंने लड़ाइयाँ शुरू की, यूरोप में। यूरोप में आपके ये कंट्रीज ने क्या किया था, सोवियत यूनियन ने अपनी साइड के एरियाज को अपने इन्फ्लुएंस में ले आए। ठीक है, देखो जर्मनी को जब हराया, जर्मनी के बाद ये जो पोलैंड, लुथेनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये जितने भी कंट्रीज थे इन सबको अपने इन्फ्लुएंस में ले आया था सोवियत यूनियन। दूसरी साइड पे फ्रांस, ये स्पेन, ये जो सारी कंट्रीज थी, इटली, ये सारी की सारी आपकी अमेरिका साइड, यूके, बेल्जियम, ये सारी की सारी यूके साइड, यूएसए साइड होगी। अब ये जो दो पावर ब्लॉक्स बन गए, ये क्यों बने थे, ये देखो जो ये यूरोपियन कंट्रीज थी ना,
ये खुद गई थी अमेरिका के पास। क्या चीज के डर से? क्योंकि इन सबको ये डर था कि सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर टू के बाद जितना पावरफुल बन चुका है, उतनी कोई भी और यूरोपियन पावरफुल नहीं है। ठीक है, उतना कोई भी यूरोपियन और पावरफुल कंट्री नहीं है। तो सोवियत धीरे धीरे, क्योंकि आगे कंट्रीज में सरकारों के तख्ता पलट करते जा रहे थे और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे थे। ये जो आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोप को भी अगर आप दो हिस्सों में बांटोगे, पूरे यूरोप को अगर आप दो हिस्सों में बांटोगे, एक साइड पे वेस्ट यूरोप आ गया, आधा मतलब आपका जर्मनी भी अब वेस्ट यूरोप में गिना जाता है। जर्मनी, फ्रांस, ये सारी की सारी कंट्रीज, इन्हें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं। दूसरी साइड पे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ये बेलारूस, यूक्रेन, ये सारी की सारी, हंगरी, ये सारी की सारी आपकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है। अब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को ये पहले ही डर पड़ गया था कि अगर ऐसे ही सोवियत यूनियन बढ़ता रहा, धीरे धीरे ये हमारी कंट्रीज के ऊपर भी कब्जा कर लेगा और हम भी सोवियत यूनियन का ही पार्ट बन जाएंगे। तो इन्होंने मदद के लिए अमेरिका को बोला कि आप हमारे साथ एक अलायंस कर लो जिसमें आप हमें प्रोटेक्शन ऑफर करो। ठीक है, कि हम एक साथ मिलके एक जॉइंट प्रोटेक्शन करें, जहां पे हम में से किसी के ऊपर भी हमला होता है, उसका मतलब होगा कि हम सबके ऊपर हमला हो गया। लेट्स सपोज यहाँ पे जर्मनी है, अगर जर्मनी के ऊपर हमला हुआ, सारी कंट्रीज एज्यूम करेंगी इंक्लूडिंग अमेरिका और कनाडा भी, कि हमारे ऊपर भी हमला हो गया, तो सारी की सारी कंट्रीज एक साथ वॉर पे जाएंगी। तो इसके चलते हुए अमेरिका और ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। देखो, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाम कहां से आया? अगर तुम अमेरिका और यूरोप को देखोगे, बीच में अटलांटिक ओशन ही पड़ता है। ठीक है, तो इस साइड पे ये सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इस साइड पे यूएसए और कनाडा थे। तो इन्होंने इसलिए अपनी जो इन्होंने समझौता किया, जो ट्रीटी की, समझौता ही ट्रीटी होती है, उसका नाम इन्होंने इसी के नाम से रख लिया, क्योंकि नॉर्थ हिस्सा पड़ता है अटलांटिक ओशन का, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी कर ली। और इससे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आज उसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या जैसे शॉर्ट में तुम कई जगहों पे सुनोगे, पढ़ोगे, नेटो। ये नेटो दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस है इस टाइम पे जो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज भी हैं, इनकी मिलिट्री सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी हैं। तो जब ये सबने एक साथ जोड़ लिया, मतलब उस जमाने में जब इन सब ने आपस में कंबाइन कर लिया, तो एक पूरा नेटो अपने आप में एक पूरा का पूरा सिक्योरिटी ब्लॉक बन गया, जो एक साथ वॉर पे जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में सोवियत यूनियन ने भी ऐसे ही एक ब्लॉक बनाया था, जिसे वॉरसॉ पैक्ट कहते थे। ठीक है, कि जितनी कंट्री सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में थी, उन सब ने भी ये पैक्ट किया कि अगर हम में से किसी भी, देखो सोवियत यूनियन भी एक कंट्री नहीं थी, सोवियत यूनियन के अंदर अलग अलग टेरिटरीज होती थी, उसमें से सबसे बड़ी टेरिटरी आपकी रशिया थी, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर एग्जिस्ट करती थी, पर हर टेरिटरी अपने अपने मुताबिक चलती थी उसमें भी। ठीक है, उन्होंने भी एक पैक्ट क्रिएट किया था, वॉरसॉ पैक्ट, जिसमें उन्होंने भी सेम प्रिंसिपल रखा था कि अगर एक के ऊपर हमला होता है, तो सारी की सारी कंट्रीज वॉर पे चली जाएंगी। ये जो आपके वॉर का सिनेरियो बना, मतलब ये जो हालात बन गए कि दोनों ही एक दूसरे से घबरा के ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठ गए, एक साइड में नेटो आ गई है, दूसरी साइड पे वॉरसॉ आ गई है, यानी कि नेटो की साइड से यानी कि अमेरिका, और दूसरी साइड पे सोवियत सोवियत यूनियन। ये जो आपकी अब कंट्रीज थी, ऐसे यूएसएसआर बोल सकते हो, जैसे बोलना चाहो। ठीक है, तो ये जो आपके दोनों साइड पे ऑर्गेनाइजेशंस बन गई थी, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस क्या थी, इनमें यही इशू था कि हर टाइम इन्हें आपस में ही डर लगा रहता था कि वो ना हमला कर दे, वो ना हमला कर दे। इसी के चलते और वेपन्स बनाते गए दोनों साइड्स और ज्यादा, क्योंकि पूरा डर का माहौल था। यही सारे फेज को आपके हिस्ट्री में कोल्ड वॉर का टाइम बोला जाता है। देखो, कोल्ड वॉर ऐसा टाइम होता है जहां पे तुम एक दूसरे से डायरेक्टली वॉर पे नहीं हो, लड़ाई छिड़ी नहीं है, पर दोनों साइड पे साइकोलॉजिकली इतनी घबराहट है कि तुम अपनी वॉर की तैयारियां लगातार करते रहते हो।
वॉर की तैयारियों के कारण क्या होता है कि जब तुम वॉर प्रिपरेशंस करी जा रही है तो एक दूसरे के ऊपर जासूसी करने की ज्यादा कोशिश करोगे, एक दूसरे के गवर्नमेंट्स और उनके प्रोग्राम्स को ज्यादा सैबोटाज करने की कोशिश करोगे ताकि वो खराब हो जाए। सैबोटाज का मतलब है कि किस ना किस तरीके से बर्बाद कर देना उस चीज को, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें करने पे लगे हुए थे, तो इसे कोल्ड वॉर का जमाना कहते हैं। कोल्ड वॉर फाइनली जाके खत्म हुई जब आपका सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया। 1991 में जाके आपका सोवियत यूनियन का कोलैप्स ही आ गया। 1991 में आपका सोवियत यूनियन ही नहीं बचा, ठीक है। इस कंट्री के अंदर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो हुआ क्या, सोवियत यूनियन एज अ पूरा का पूरा ब्लॉक टूट गया। और ये जो सारी की सारी कंट्रीज थी, चाहे यूरोप की हो चाहे सेंट्रल एशिया में, ये जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो सारे देश हैं, ये सारे के सारे अलग हो गए। उसमें से रशिया सबसे बड़ा हिस्सा बना। उसके अलावा ये लुथेनिया, लाटविया, ये ऐसे छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज भी इस साइड पे। फिर आज का जो हमारे दो टॉपिक होंगे, बेलारूस और यूक्रेन, ये भी अलग हो गए। ये सारी कंट्रीज अब अलग तो हो गई, ठीक है। जब ये सब कुछ अलग हुआ था ना, सोवियत यूनियन के जो फाइनल आपके हेड थे, जो चेयरमैन बोला जाता था उन्हें, उन्होंने उस टाइम पे प्रेसिडेंट, आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट से एक चीज की श्योरिटी मांगी थी कि देखो जो नेटो है, नेटो तो अभी भी एग्जिस्ट करती रही, ये जो नेटो है ये और रशिया की तरफ नहीं मूव करेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे तो उन्होंने गारंटी दे दी थी, पर कोई पैक्ट नहीं साइन हुआ था। लॉन्ग टर्म में हुआ क्या है, ये जो पुरानी सोवियत यूनियन की कंट्रीज थी, जैसे लाटविया, लुथेनिया, एस्टोनिया, ये ना छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं यहाँ पे ऊपर यूरोप में देखोगे तो, इन सब ने क्या किया है, इन सब ने भी नेटो ज्वाइन कर लिया। और भी नेटो की मेंबरशिप सारे यूरोपियन कंट्रीज के लिए ओपन है। तो हो क्या रहा है, धीरे धीरे आपकी जो पुरानी सोवियत स्टेट्स थी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये जितने भी देश थे, ये धीरे धीरे आपके नेटो के पार्ट बनते जा रहे हैं। इसके कारण जो रशिया है, देखो रशिया को पहले ही बहुत ज्यादा इस चीज का, इस चीज को ऑब्वियसली कोई भी कंट्री महसूस करेगी कि कभी तुम दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री थे, उसके बाद तुम्हारे छोटे छोटे हिस्से हो गए। तो उसके अंदर जो आपके इस टाइम रशिया के प्रेसिडेंट हैं, व्लादिमीर पुतिन, उनका एक अलग रोल है। व्लादिमीर पुतिन सोवियत यूनियन के टाइम ना केजीबी करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, ये ना सोवियत यूनियन की रॉ मान लो, मतलब इंडिया के कंटेक्स में जो RNAW इंडिया की है, उनकी केजीबी थी। ये केजीबी दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन में से मानी जाती है। व्लादिमीर पुतिन केजीबी के एक जासूस रहे एक टाइम पे। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, वो बल्कि जर्मनी में पोस्टेड थे और उन्हें अपनी जान बचा के भागना पड़ा। पर उनके, क्योंकि देखो अगर कोई स्पाई रहा है, जासूस रहा है, वो तो अपने देश को लेके खासकर बहुत ज्यादा पेट्रियट होगा ही होगा। अब ऐसे पर्सन को सडनली जब वो प्रेसिडेंट बना, उनके मन में हमेशा वो है कि मुझे सोवियत यूनियन का एरा दोबारा से क्रिएट करना है। और दूसरा, उनके मन में ये चीज हमेशा लगी रहती है कि जो स्टेट्स कभी सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रही हैं, आज उन्हें नेटो या उनके इनडायरेक्टली अमेरिका उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है। इसमें से अभी तक काफी टाइम से रशिया ये देखता आ रहा है कि चलो नेटो एक्सपैंड कर रहा है, वो बार बार उन्हें बोलते रहे कि मत करो मत करो, हमारी इनसिक्योरिटीज जागती हैं। क्योंकि जितना रशिया के बॉर्डर के पास आएंगे, रशिया को भी तो डर लगा रहेगा कभी यही ना इन्वेड कर दे, क्योंकि रशिया तो पहले ही कमजोर हो चुका है। तो इस कारण रेड लाइन खींच दी है रशिया ने एक जगह पे, वो है यूक्रेन को लेके। क्योंकि यूक्रेन अपने आप में, देखो यूक्रेन की बहुत सालों से ये सारा का सारा मिलिटेंसी कब से शुरू हुई है, ये 2014 13-14 के करीब से खासकर शुरू हुई है, मतलब बड़ी है। एक्चुअली ये शुरू तो आपके 2004-5 से ही हो गई थी। 2014 के करीब आपकी बहुत सारी टेरिटरीज हथिया ली। ये हुआ क्या, क्योंकि 2014 के करीब ना एक बार यूक्रेन कंसिडर करने लगा था कि यूक्रेन भी नेटो को ज्वाइन कर ले। रशिया के लिए यूक्रेन का नेटो ज्वाइन करना ना एक रेड लाइन है, वो इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि वो हमेशा से रशिया के अपने जो लोग हैं वो यही मानते हैं कि यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा रहा है हमेशा से। जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया का जो पूरा एम्पायर है वो तो शुरू ही यूक्रेन की टेरिटरी से हुआ था। तो इसी कारण इतना अग्रेसिव स्टांस लिया हुआ है आपके रशिया ने यूक्रेन के मामले में। और रशिया की जितनी डिमांड्स हैं, अगर वो सारी डिमांड्स को, खैर
ऐसे जोर जबरदस्ती से पूरा देश और उसकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। अगर देखो अमेरिका बैठ के सेटलमेंट करता है रशिया के साथ यूक्रेन बारे, ये तो यूक्रेन की कोई सॉवरेनिटी नहीं है, यूक्रेन तो अपने खुद के फैसले ले ही नहीं पा रहा फिर। ठीक है, पर बात क्या है कि रशिया उसे फैसले लेने भी नहीं दे रहा। अगर अमेरिका दखल नहीं देगी तो रशिया के लिए तो रास्ता साफ है, वो कल के कल कब्जा कर ले। तो इसके चलते हुए आपकी इस टाइम सारी नेगोशिएशंस और सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये खतरा बना हुआ है कि रशिया अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन के अंदर अपनी पूरी फौज भेज दे, वहां पे जो इस टाइम सरकार है उस सरकार का तख्ता पलट कर दें, और उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि यूक्रेन को रशिया का हिस्सा बना देंगे, क्योंकि उससे क्रिटिसिज्म और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, यूक्रेन के अंदर अपने फेवरेबल लोगों को सरकार में बिठा देंगे, जो लोग रशिया को सपोर्ट करते हैं ना, उन लोगों के प्रेसिडेंट और ये सारे ऑफिसेस दे दिए जाएंगे ताकि रशिया की इनसिक्योरिटी दूर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से भी रशिया ऑपरेट कर सकता है। अब लास्ट दो को दिनों में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं आपके, लास्ट दो नहीं, पिछले मतलब लास्ट 30 आवर्स ही लगा लो। ठीक है, क्योंकि उनका टाइम क्लॉक अलग चलता है। ये सारे यूक्रेन का एरिया है, इसके अंदर क्या है, ये ना थोड़ा पुराना मैप है, ये 2014 का मैप है। ठीक है, पर इससे समझाना आसान हो जाएगा। आपके यूक्रेन के अंदर ना ये टेरिटरीज देखो, ये पूरा का पूरा ये छोटे से मैप पे यूक्रेन बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरे के पूरे यूक्रेन में ना, ये जो ईस्टर्न यूक्रेन है, ये देखो ये वाला इलाका देखोगे ना, इतने इलाके पे ऑलरेडी 2014 में कब्जा हो गया था। ये जो दो दो यहाँ पे इतना इलाका ईस्टर्न यूक्रेन का एग्जिस्ट करता है, ये नीचे वाले इलाके में भी कब्जा हो गया था, इसे तो रशिया ने अपना हिस्सा ही बना लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो इस साइड की टेरिटरीज हैं, जो ये इतना एरिया है जो यूक्रेन का, आपको ऊपर वाले में मैप में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे ये बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये यूक्रेन की टेरिटरी है जो हरे में है, ये सारी की सारी यूक्रेन की टेरिटरी है। इसके अंदर अब हुआ क्या है, ये दो इलाके अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट बहुत पहले 2014 में डिक्लेयर कर गए थे, पर इन्हें दुनिया में कोई भी अलग स्टेट मानता नहीं था। रशिया के प्रेसिडेंट ने क्या किया है, देखो पहले भी यहाँ पे जिन लोगों ने कब्जा किया ना, रशिया ने ही उन्हें वेपन सप्लाई किए थे, रशिया ने अपने खुद के स्पेशल फोर्सेस भेज के भी सारी चीजें ये पब्लिक में आ गई थी एक टाइम पे कि रशिया ने खुद इंटरफेयर किया था ताकि यूक्रेन को इन इलाकों में हरा के पीछे धक्का दिया जा सके। तो लुहान्स्क का एरिया और नीचे डोनेट्स्क का एरिया, डोनेट्स्क का एरिया, ये जो लुहान्स्क का एरिया है और डोनेट्स्क का एरिया है, ये दोनों एरिया बिल्कुल यूक्रेन से अलग हो गए थे, और यहाँ पे अब अलग सरकारें बना ली यहाँ के जिन्होंने कब्जा किया था यहाँ पे। ये लोग रशिया को फेवर करते हैं। ठीक है, तो रशिया ने अभी क्या किया है, आपके रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इन दोनों को अलग देश के तौर पे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पे रिकॉग्नाइज कर दिया। और अब जो सर्कमस्टांस बन रहे हैं ना, देखो पहले क्या था, बहुत दिनों से खबर आ रही थी कि ये जो रशिया की बॉर्डर है, ये जो जहां पे ये वेपन्स दिख रहे हैं, रशिया यहाँ पे इस टाइम तक, मतलब पिछले कुछ दिनों में, महीनों से, बल्कि नवंबर से ये चीजें चल रही हैं, नवंबर में ये चीजें हाईलाइट नहीं हो रही थी। देखो होता क्या है, धीरे धीरे ही चीजें, तो रशिया ने अपने सारे के सारे ट्रूप्स इस टाइम यहाँ पे, रशिया के ना 1.5 लाख के करीब ट्रूप्स हैं, सोल्जर 1.5 लाख के करीब है। इसके अलावा टैंक्स, आपके हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, सब कुछ यहाँ पे पोजीशन किया हुआ था। अब देखो क्या सीक्वेंस क्रिएट किया जा रहा है आपके व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, देखो मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं या जो मिलिटेंट्स हैं वो वैसे भी रशिया बैक्ड है। हुआ क्या है, पिछले 3-4 दिन पहले से ना यहाँ पे यूक्रेन की बॉर्डर के साथ ना दोनों साइड से गोलाबारी होने लगी। मतलब पहले आपके ये जो एरियाज हैं, इन्होंने यहाँ पे फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। अब अगर तुम्हारे देश के अंदर कोई भी मोटार फेंकेगा, कुछ भी फेंकेगा, जैसे पाकिस्तान हमारे एरिया में फेंकता है, हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं, तो उन्होंने भी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब इसके कारण हो क्या रहा है कि अब रशिया के प्रेसिडेंट को एक एक्सक्यूज मिल गया कि मैं अपने सारे ट्रूप्स और आगे भेज रहा हूं ताकि वो एज अ पीस कीपर काम कर सके। देखो पीस कीपर कौन होते हैं, पीस कीपर वो होते हैं जिनका काम होता है कि इन दोनों के बीच में आ जाओ और आप एज अ बॉर्डर बना दो दोनों के बीच में ताकि लड़ाई रुक सके। पर सब सारी दुनिया में ये माना जा रहा है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है ताकि फोर्सेस और आगे आ सकें
और यहाँ के इसके बाद फुल स्केल ऑफेंस होने के पूरे चांसेस हैं आपके यूक्रेन के अंदर, ठीक है। और अगर वॉर छिड़ती है, देखो यूक्रेन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बहुत लंबे टाइम तक होल्ड कर पाएगा, ठीक है। वो शायद महीना 1.5 महीना अपने आप को सस्टेन कर लें, पर जितनी रशिया की कैपेबिलिटी है लड़ने की, वो 1.5 महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे और पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा हो जाएगा। अभी इस टाइम कोशिश ये चल रही है कि रशिया को डिप्लोमेसी से शांत किया जा सके, पर अगर नहीं शांत किया जा सकेगा तो ये सारे के सारे एरिया के ऊपर कब्जा हो सकता है। और उसके बाद आपके क्या रिस्पांस आता है नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, वो भी देखने वाली चीज होगी। क्योंकि देखो यूक्रेन अभी तक नेटो का पार्ट नहीं है, तो नेटो या अमेरिका को उसे प्रोटेक्ट करना कोई जरूरी नहीं है। पर ऐसे कोई रैंडम टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने का मतलब है कि फिर देखो आपके रशिया को सिर्फ एक कंट्री ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है कि रशिया जो कर रहा है सही कर रहा है, वो कंट्री है चाइना। हमारा अब हमारी साइड पे असर कहां पड़ता है मैं वो बताने लगा हूं। हमारी साइड पे असर यहां पड़ता है कि अगर आपके चाइना इस चीज को देखता है तो चाइना तो अपने भी हमारे बॉर्डर पे भी एग्रेशन बढ़ा देगा। क्योंकि अगर उसे ये मेथड सही लगा, अगर रशिया को जाने दिया बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के, फिर तो क्या कहते हैं आपके, सिर्फ हमारे नहीं, चलो हम तो थोड़े से बड़े कंट्री भी हैं, चाइना जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनके साथ में इनके बॉर्डर डिस्प्यूट है, उनके तो पूरे पूरे इलाके छीन लेगा और अमेरिका फिर कुछ नहीं बोल पाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तो एशिया में भी किसी की नहीं है, मतलब जापान जैसों को छोड़ के बाकी अमेरिका ने किसी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो अपने आप ऐसे तो बहुत सारी दुनिया की टेरिटरीज बुलिंग शुरू हो जाएगी। और अगर काफी देखो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी यही हुआ था कि पहले हिटलर को जो टेरिटरीज चाहिए थी उसने ली और उसके बाद उसे माफ कर दिया गया कि चलो कोई बात नहीं, और टेरिटरीज ना बढ़ाना, और टेरिटरीज ना बढ़ाना। पर अल्टीमेटली हिटलर कभी रुका ही नहीं टेरिटरीज बढ़ाने से, इस कारण फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। तो ऐसा ना हो कि ये एग्रेशन और ये सारी चीजों के चलते हुए वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आ जाए फ्यूचर में। अभी तो नहीं है ऑब्वियसली, अभी तो सिर्फ यूक्रेन क्राइसिस है, पर सारी दुनिया इस किसे पर्सपेक्टिव से देख रही है वो एक बार मैं आपको सारा का सारा इशू बताना चाहता था कि ये सारा इशू बना क्यों है, क्या कारण है उसके हिस्टोरिक कंटेक्स्ट से, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज हो। कोई भी आपसे कभी भी पूछे या कुछ भी हो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। एज अ सिविल सर्वेंट के स्टूडेंट, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट, आपको नॉलेज जरूरी है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको हिस्टोरिक कंटेक्स्ट दे दिया। जैसे कि आपको जो लेटेस्ट अभी जब रिकॉग्निशन भी दी है ना, देखो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि यूक्रेन को तो रशिया, जो व्लादिमीर पुतिन है वो तो खासकर मानते हैं कि यूक्रेन तो रशिया का ही हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि यूक्रेन को उन्होंने लेटेस्ट डॉक्यूमेंट में रेफर भी ये किया है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन एंशियंट रशियन सॉइल है। वो तो मानते ही है कि इससे तो इसका हिस्सा होना चाहिए, पर ऐसे किसी को मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर में लेट गो नहीं किया जा सकता। तभी नहीं तो दुनिया में पीस कभी बनेगी नहीं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन भी फेल हो जाएगा। तो इस कारण ये सारी की सारी चीजें देखने वाली चीज है कि कैसे क्या होगा। क्लियर है। अब इसमें आज आपके, अब हमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो चीजें देखो। आपको कभी भी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स में कभी भी आपको डायरेक्टली ये जो मैंने अभी आपको सब कुछ समझाया ये आपको इंटरव्यू में ज्यादा काम आएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपके साथ डिस्कशंस हो सकती हैं। प्रीलिम्स में पूछा जाए तो देखो प्रीलिम्स में हमने क्या करना है, जब हम एटलस की बात करेंगे इस बारी, जिन्होंने इस साल ही पेपर देना है, क्योंकि देखो अगले साल तक इश्यू चेंज हो जाते हैं तो अगले साल अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। जो आपकी जितनी भी ईस्टर्न यूरोप में ये ऊपर वाली बेलारूस और ये जो कंट्रीज हैं, इनमें कोई भी जो रिवर्स हैं वो रिवर्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि जा रही टाइम पर आपकी दिनसा, ठीक है, आपकी डेनिस्टर, ये जितनी भी रिवर्स हैं ये रिवर्स पता होनी चाहिए। उसके बाद ये जो आपकी कैपिटल शहर है ना जो ईस्टर्न यूरोप के हैं, देखो होता क्या है पेपर में बैठ के लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से रैंडमली पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन का कहीं ना कोई कनेक्शन जरूर जुड़ता होता है। तो होता क्या है कि जो करंट अफेयर में इशू होता है, देखो पढ़ हर कोई रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह ना ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब आपको इशू नहीं पूछा जाएगा, पर यहाँ पे ये देखो ये माउंटेन रेंज है, ये किन दो कंट्रीज के बीच में पड़ गई, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सी ऑफ एजोव, जो सी ऑफ एजोव है
ये आपका ब्लैक सी से किस रास्ते से कनेक्टेड है, ऐसी जो चीजें हैं हमने एटलस में, ये सारी चीजें जब हम एटलस करेंगे तब ये चीजों को याद रखना, तब हम एक एक कंट्री मतलब यूरोप को पूरी अच्छे से करेंगे। पर इन स्पेसिफिक अगर मैं आपको बताऊं तो इन चीजों के ऊपर खासकर फोकस करना कि ऐसी छोटी छोटी चीजें आप अच्छे से पढ़ सको। क्लियर है? कोई भी डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें। अब बात आते हैं अगले जो करंट अफेयर का आपको कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। देखो वर्ल्ड वॉर टू के ऑलमोस्ट एंड में, पहले ही बना ली गई थी, एंड से पहले आपके एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, यूएनओ जिसे कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये शॉर्ट में हम यूएन ही कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई थी, इसका मेन काम था कि दुनिया में अब ऐसा ऑर्डर स्टैब्लिश करना है कि ये जो वॉर्स होती हैं, ये वॉर्स खत्म हो जाएं, हर कंट्री पीसफुली एक जगह पे बैठ के पीसफुल रेजोल्यूशंस के थ्रू हर मैटर को सॉल्व करें, और ऐसी मतलब सारी चीजों के बारे आपके यूनाइटेड नेशन बनाया गया था कि डिप्लोमेटिकली हम सब कुछ सॉल्व कर सके। उसमें जिस कंट्री को जिम्मेदारी दी गई ना कि आप मतलब कंट्री ने उस यूएनओ के अंदर एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दी गई पीस स्टैब्लिश करने की, ये डिप्लोमेसी से सब कुछ सॉल्व करने की, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यही काम है कि आपके दुनिया के अंदर हमेशा पीस बनी रहे, कोई भी लार्ज स्केल वॉर ब्रेकआउट ना हो, जो छोटा मोटा कंफ्लिक्ट भी है उससे भी पीसफुल मैनर से खत्म करवाने की कोशिश करो। तो इसके अंदर टोटल क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी से शॉर्ट में कहते हैं, यहां पे आपके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इन 15 मेंबर्स में से 10 मेंबर ऐसे हैं जो आपके हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और अलग अलग कंट्रीज चुनी जाती हैं। देखो ये 10 मेंबर्स के ऐसे हैं, दुनिया का जो सारा मतलब वर्ल्ड मैप है ना, वर्ल्ड मैप को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है कि इतनी 3 सीटें इनकी, 2 सीटें इनकी, 3 सीटें इनकी, मतलब ऐसे अलग अलग सीटें बांट दी गई हैं। तो टोटल 10 सीटें अलग अलग रीजन्स को बांट दी गई हैं दुनिया के। अब उन सारी जो कंट्रीज होती हैं उनमें से किसी एक को सारे लोग इलेक्ट करते हैं कि हमारी तरफ से ये जाएगा, हमारी तरफ से ये जाएगा। वो रोटेशन में होती है। जैसे लास्ट ईयर आपके इंडिया सिलेक्ट हुआ था, और इस साल भी अभी इंडिया मेंबर ही है, 2021 और 2022 2 सालों का टर्म होता है। तो हम 2023 जब आएगा तब इंडिया का टेन्योर खत्म हो जाएगा। फिर होता क्या है, फिर तुम लगातार अगली बारी इलेक्ट नहीं हो सकते, फिर तुम्हें एक बारी इलेक्शन का गैप डालना पड़ता है। ठीक है, मतलब इसके बाद हमें किसी और अपने रीजन से कंट्री को चुनना पड़ेगा, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, मालदीव, इनमें से कोई भी, इनमें से किसी को हम चुनेंगे, वो जाएंगे वहां पे। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे इलाके को। तो वैसे रोटेशन में हर टाइम चीजें चलती रहती हैं। तो 2-2 साल का टर्म है, 10 साल, 10 मेंबर्स यहां से आते हैं। अब बचे पीछे 5 मेंबर्स। देखो ये 5 मेंबर्स को ना P5 बोला जाता है। P5 क्या है? P5 का मतलब है परमानेंट, परमानेंट 5 मेंबर्स। ये वो 5 कंट्रीज हैं जो परमानेंटली यूएनएससी का पार्ट रहती रहती है। देखो जैसे इंडिया सिर्फ अब 2 साल के लिए आया है, 2 साल बाद इंडिया का टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इंडिया को दोबारा इलेक्शन की वेट करनी पड़ेगी, फिर इलेक्शन जीतेंगे, 2 साल का टर्म मिलेगा। ये परमानेंट 5 जब से यूनाइटेड नेशन बना है उससे लेके आज तक और आगे भी, ये हमेशा ही यूएनएससी का मेंबर रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये 5 कंट्रीज वो हैं जिन्होंने मिलके वर्ल्ड वॉर टू जीती थी। ये उसके विनर कंट्रीज हैं, तो ऑब्वियसली अगलों ने अपने आप को कुछ स्पेशल बेनिफिट दे दिए। ये 5 कंट्रीज कौन सी हैं? ये 5 कंट्रीज हैं आपकी चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, हमारा यूके उसी के नॉर्दर्न आयरलैंड में, उसी यूके का ही पार्ट है, ये पूरा नाम है यूके का। ठीक है, और आपका अमेरिका। तो 1 2 3 4 और ये 5 कंट्रीज यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और आपका यूएसए। ये 5 कंट्रीज दुनिया, ये इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू जिन्होंने पार्टनरशिप करके, चाइना भी इनका पार्टनर था तब वर्ल्ड वॉर टू में,
और क्योंकि जापान के खिलाफ लड़ रहे थे तो चाइना के थ्रू लड़े थे, ये जीते थे, इन्होंने अपने आप को परमानेंट स्टेटस दे दिया कि दुनिया के कोई भी डिस्प्यूट में इन पांचों कंट्रीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है उस डिस्प्यूट को रोकने के लिए। ठीक है, पर इस टाइम यूनाइटेड नेशंस में भी सिर्फ बहस हो रही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ना इस टाइम कुछ कर नहीं पा रहा इस पूरी क्राइसिस में। इसका एक कारण है कि देखो ये P5 ने सिर्फ अपने आप को ये बेनिफिट नहीं दिया कि हम इसके परमानेंट मेंबर रहेंगे, इन्होंने अपने आप को एक और पावर भी दी इसके अंदर, वो है वीटो पावर। देखो आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास वैसे पावर है क्या? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपके किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। सैंक्शन लगाने का मतलब होता है कि उनका खाना पानी सब रोक देना, मतलब उस कंट्री के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं खरीदेगा वहां से, किसी को कोई बेच नहीं सकता उस कंट्री में, तो सब उसकी पूरी इकोनॉमी ठप कर सकते हैं ये। दूसरी चीज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कर सकता है, एक ना आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी खुद की फोर्स है जिन्हें यूएन पीस कीपर्स कहते हैं। पूरी दुनिया की जो कंट्रीज हैं वो अपने कुछ फौजी कंट्रीब्यूट करते हैं यूएन पीस कीपर में। इन्हें कहीं पे भी दुनिया में कंफ्लिक्ट होता है ना, इन्हें वहां पे डिप्लॉय किया जा सकता है। और जैसे मैंने आपको रशिया के केस में बताया कि रशिया कह रहा है कि मैं पीस कीपर भेज रहा हूं, वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से नहीं भेज रहा, रशिया अपने खुद के पीस कीपर भेज रहा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जब पीस कीपर भेजता है ना, उनके ब्लू कलर के हेलमेट होते हैं और उनका मेनली वहां पे काम होता है कि वॉर को रोकना है किसी भी सेंस में। ठीक है, तो ये मेन काम से आपके यूएन पीस कीपर भेजे जाते हैं। पर बात क्या है, यूएन पीस कीपर्स को भेजने के लिए या सैंक्शंस लगाने के लिए ये जो 15 के 15 मेंबर्स है ना, सबको हाँ करनी पड़ती है कि हाँ हम भेजते हैं। उसके अलावा आपकी 5 कंट्रीज ने अपने आप को एक पावर देके रखी है जिसे कहते हैं वीटो पावर। देखो इसमें से अगर ये 15 के 15 ना भी माने, लेट्स वो मेजोरिटी भी मान गई ना, आपके 3/4 मेंबर मान गए कि हाँ भेजते हैं, तो फोर्सेस भेज दी जाती हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, ये 5 कंट्रीज में देखो एक चाइना भी आता है, एक रशिया भी आता है, इस टाइम के क्राइसिस के मुताबिक बताता हूं, इनके पास भी है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है एब्सोल्यूट नो बोलने की पावर। देखो इन P5 ने अपने आप को क्या पावर दी कि अगर इन 5 कंट्रीज ने किसी भी इशू के ऊपर ना बोल दिया, एक कंट्री ने भी अगर ना बोल दिया, चाहे बाकी सारा 15 में से 14 लोगों ने हाँ बोल दिया हो, पर इनमें से एक कंट्री ने बोल दिया नो, तो वो रेजोल्यूशन साथ के साथ कैंसिल होता है और ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर सकता फिर, क्योंकि रशिया ही इस टाइम एग्रेशन कर रहा है और चाइना उसे सपोर्ट कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशन में सिर्फ रोज बहस होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कोई भी रेजोल्यूशन, ये रशिया अपने खिलाफ थोड़ी कोई रेजोल्यूशन पास होने देगा। तो इस कारण यूनाइटेड नेशंस इस टाइम बिल्कुल ही पैरालाइज हुआ पड़ा है और यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन की कमियां साफ दिख रही हैं कि उसमें क्यों रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि ऐसे तो ये बड़ी पावर्स ही अपनी चीजों को अब्यूज करती रहती हैं। ठीक है, अपनी इस पोजीशन को अब्यूज करती रहती हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? ये था आपका पहला इश्यू। आज काफी लंबा था पर काफी बड़ी डिटेल मैंने आपको ऑफर की है इसके अंदर, होपफुली अच्छी इंसाइट मिली होगी आपको। सेकंड जो आपका करंट अफेयर है वो है इन्फ्लेशन के ऊपर। देखो ये आपके पड़ोसी देश के बारे है, श्रीलंका के बारे। श्रीलंका में क्या हो रहा है, पिछले जब से देखो श्रीलंका आपकी जो कंट्री है ना, श्रीलंका इस टाइम बहुत ही बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे श्रीलंका की इकोनॉमी फेल ही हो जाए, इतने बुरे हालात हैं श्रीलंका में इस टाइम। ठीक है, उसमें से जैसे कि श्रीलंका के अंदर जो आपको फॉरेन ट्रेड से खरीदना होता है उसके लिए फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होते हैं, डॉलर और ये सब कुछ देशों को रखने पड़ते हैं। तो आपके श्रीलंका के पास ये भी शॉर्ट पड़े हुए इस टाइम। श्रीलंका की अपनी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन कर रही है। और तीसरी चीज, अब श्रीलंका के अंदर बहुत ही हाई इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है, इसमें से हाई इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। श्रीलंका में महंगाई, देखो महंगाई क्यों, महंगाई का क्या असर पड़ता है, इकोनॉमी का एक प्रिंसिपल बताता हूं, हर इकोनॉमी का आंसर यहीं से आता है। हर चीज इकोनॉमी की आपकी डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर।
आपकी किसी चीज की डिमांड कितनी है मार्केट में और उसके पीछे से सप्लाई कितनी आ रही है, वो बनाई कितनी जा रही है। देखो जैसे आम कोई भी चीज लगा लो, वेजिटेबल्स लगा लो, अब वेजिटेबल्स तो हर कोई खाता ही खाता है, तो इसकी तो डिमांड रेगुलर बनी ही रहती है। लेट्स सपोज किसी टाइम पे किसी साल आपका एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हुआ, सब्जियां फेल हो गई, सब्जियां उगी नहीं, आपकी सप्लाई अचानक ही गिर जाएगी ना। अब सप्लाई मार्केट में बहुत ही कम पहुंच रही होगी, इसके कारण क्या होगा कि प्राइसेस अचानक ही बढ़ जाते हैं आपके। एक है हर साल आप देखते ही हो जैसे आपका प्याज का दाम हर साल ही बढ़ते हैं, तो वो इसी तरीके से ही बढ़ते हैं, क्योंकि यही चीज हो रही होती है। प्याज की जितनी डिमांड है कई सीजन में बीच में उतनी सप्लाई नहीं आ रही होती, तो वो अपने आप ही चीज शॉर्ट पड़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये असर इस तरीके से पड़ता है। अब बात क्या आती है डिमांड और सप्लाई के इस पूरे ग्राफ में, ये जो डिमांड वही रहेगी, और ये इन्फ्लेशन, इसके कारण क्या होता है, सबसे ज्यादा गरीबों को हर्ट होता है। देखो होता क्या है, अगर दूसरे सेंस में देखो, आज जो चीज 10 रुपए की मिल रही है, कल शायद वो 20 की मिल रही हो, परसों शायद वो 25 की हो जाए। तो ये चीज का फर्क क्या पड़ रहा है, देखो लेट्स सपोज ये पर केजी के रेट है, अब आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है सेम सामान लेने के लिए। तो लोगों का लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि ये जो आपकी करेंसी होती है ना, जैसे इंडिया का रुपी है, इसके ऊपर विश्वास ही उठने लग जाता है, क्योंकि उस करेंसी के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है ना। तो इस तरीके से आपके देश की इकोनॉमी या उस देश की करेंसी फेल होने के चांसेस हर टाइम बने रहते हैं। अब श्रीलंका में भी यही हो रहा है कि वहां पे हाई इन्फ्लेशन, देखो थोड़ी बहुत ही इन्फ्लेशन, हर टाइम डिमांड थोड़ी सी आगे ही रहती होती है सप्लाई से, और इसे अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि अगर सप्लाई बराबर होगी फिर और फैक्ट्रियां क्यों खुलेंगी, और नौकरियां क्यों आएंगी, और इकोनॉमी क्यों ग्रो करेगी। तो डिमांड थोड़ी सी हमेशा बनी रहनी चाहिए सप्लाई से, ताकि कंपनीज और प्रोडक्शन करें और सामान बनाएं और नौकरियां आए। ठीक है, तो ये चीज का फर्क हमेशा बना रहना चाहिए, पर ये हमेशा लो होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 6%, 8% से ऊपर, 8% भी खतरा माना जाता है। ठीक है, ये 2 से 6% के बीच बीच में इन्फ्लेशन घूमे, ये ठीक होती है। श्रीलंका में इस टाइम इन्फ्लेशन 15% पे पहुंच गई है। ये परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि हर निकलते हुए महीने से वहां पे ये जो दाम है ये 15% के अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड होता है, क्योंकि आप कभी भी प्राइस प्रोडिक्शन फिर कर ही नहीं सकते कि आपकी इकोनॉमी में, अगर देखो बैंक में आप पैसा रखते हो 6% इंटरेस्ट पे, पर अगर आपकी पैसे की कीमत हर साल 15% के अकॉर्डिंग गिरती जा रही है, तो तुम बैंक में पैसा रखना बंद कर दोगे, कि सेविंग का कोई फायदा ही नहीं है, तुम तो और खर्चा करोगे। ठीक है, कि जितना है पैसा वो अभी खर्च लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का कौन सा कोई भरोसा है। तो इकोनॉमी और ज्यादा डिस्टेबलाइज होती जाती है। अभी जो ये आपके श्रीलंका में चल रहा है, इस इन्फ्लेशन को कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग या जंपिंग कह सकते हो, जो उछलती हुई इन्फ्लेशन है, क्योंकि ये नंबर्स में छाल मारती जा रही है। एक पॉइंट अगर श्रीलंका ने अभी कंट्रोल नहीं की इन्फ्लेशन, एक अगर 50% इन्फ्लेशन क्रॉस कर गई, उसके बाद इन्फ्लेशन को एक नाम से बुलाया जाता है जिसे कहते हैं रनवे इन्फ्लेशन। रनवे इन्फ्लेशन वो होती है जो अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। यहां पे अब करेंसी के ऊपर लोगों का विश्वास उठने लग जाता है और देश की इकोनॉमी बर्बाद समझो जब रनवे इन्फ्लेशन आ गई। ठीक है, ये आपके रीसेंट हिस्ट्री में बताऊं तो आपके साउथ अमेरिका में एक देश है वेनेजुएला, उनके साथ हो चुका है ये। उनकी करेंसी फेल हो चुकी है, वहां की पूरी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री में आपके जिम्बाब्वे और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपके जर्मनी के साथ भी ये हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इस टाइम ऐसे काम कर रही हैं। क्लियर है, तो ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं, या हाइपर इन्फ्लेशन बारे में मैंने लिख दिया, या जिसे हम रनवे इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके सब कुछ नोट्स में ऐड कर दिया गया है। क्लियर है। अब अगली चीज है एक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब है अभी डेमो बनाया गया है, ये अभी पक्की नहीं की गई है पॉलिसी।
इंडियाज डेटा एसेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी। देखो इस टाइम अगर आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर आप अभी भी देखो, हमने ई गवर्नेंस तो शुरू कर ली है। ई गवर्नेंस क्या है कि हम हर चीज ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की। हर पेपर हो गया, फॉर्म हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ आपको सरकार से चाहिए, सारी फैसिलिटीज हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम कब आती है, जब आपको मल्टीपल सरकारी डिपार्टमेंट से काम होता है। लेट्स सपोज आपको जो आपका वाटर वर्क्स है, जो आपके पानी, घर पे पानी की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो पाइपें मेंटेन कर रही है, इन दोनों से काम है। तो होगा क्या, आप शायद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑनलाइन जाते हो, एक फॉर्म भरते हो, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हो। उसके बाद क्या है, ये फॉर्म के प्रिंट करवाओगे, इन्हें वेरीफाई करवाओगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करोगे, फिर वो कहेंगे आप हमारे भी ऑनलाइन भरो, दोनों फॉर्म्स को स्टेपल करो, फिर जाके आपका करेंगे। ठीक है। पर अब बात क्या है कि देखो, वाटर वर्क्स ने अपना पेपर वर्क भी कर दिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना पेपर वर्क भी कर दिया, पर बात क्या है, एक तो आपके फालतू में इतना ट्रैवल आपको करना पड़ा दो डिपार्टमेंट्स के बीच में। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरा डेटा अपने आप क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये स्टेपल करके साथ में जोड़ के क्यों देने पड़ रहे हैं। ई गवर्नेंस का फायदा कब रहता है, मतलब फायदा क्या रहा, अगर मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसके बाद मैं उसका प्रिंट आउट निकलवा के डिपार्टमेंट में देने जा रहा हूं, फिर फायदा क्या रहा ऑनलाइन फॉर्म भरने का, पेपर ही तो बचाना था। ठीक है, मेरे चक्कर के सिवा पेपर भी तो बचाना था। अब यहां पे हो क्या रहा है कि आपकी सेंटर एक पॉलिसी बनाने लगा है, जहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने से आसानी से डेटा शेयर कर पाए। इसके कारण क्या होगा कि अगर आपने एक जगह पे कहीं पे डेटा फिल किया है ऑलरेडी, उसे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ऑटोमेटिक शेयर करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो वो आप मतलब दोनों साइड से आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, आप उस टोकन को फीड करोगे, वो डेटा अपने आप उधर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको एक काम के लिए मल्टीपल फॉर्म्स भरने की जरूरत नहीं है, बस दूसरी जगह पे सिर्फ अप्लाई करना होगा, अपने आप वो सारी की सारी चीज उस साइड पे ट्रांसफर हो जाएगी। ये अगर रेवोल्यूशन हो जाता है हमारी गवर्नमेंट, देखो इंडिया के अंदर ना पिछले कुछ सालों में ऐसे कुछ रेवोल्यूशंस हुए हैं जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। जैसे कि एक रेवोल्यूशन जिसे अब पूरी दुनिया कॉपी मारना चाहती है, एक्चुअली दुनिया इंस्पायर्ड है इससे, वो है हमारा यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे आप, जो आप कहते हो कि गूगल पे कर दो, पेटीएम, वो जो क्यूआर कोड जाके स्कैन करते हो ना, उसके पीछे जो एक पूरा का पूरा इंटरफेस लगा हुआ है वो ये है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जो आप बस किसी को अपने मोबाइल नंबर देते हो या कहीं जाके स्कैन करते हो, हमेशा देखो वहां पे लिखा होगा ऐसे कोई भी XYZ@, बैंक का नाम ICICI है जो भी है, ऐसे करके आईडी लिखी होगी। ये एक यूपीआई आईडी होती है, जो वो क्यूआर कोड से खुद ही आ जाती है आपके फोन में। ठीक है, या आप मोबाइल नंबर फीड करोगे, हर मोबाइल जिसने भी रजिस्टर किया होगा उसकी कोई ना कोई, जिस भी ऐप पे उसने रजिस्टर किया होगा वहां पे उसकी यूपीआई आईडी बनी होगी, ये खुद ही उठा लेता है। अब यहाँ पे बिना बैंक डिटेल्स शेयर किए और बहुत ही आसानी से पेमेंट्स होने लगी है। ये सारी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। हमसे क्या कहते हैं, सिंगापुर जैसे देशों ने भी हेल्प मांगी है कि हमारे, सिंगापुर और यूके ने, कि हमारे यहाँ पे भी इस चीज को क्रिएट करने के में हेल्प करो, और इंडिया की गवर्नमेंट हेल्प भी कर रही है इस चीजों को वहां फैलाने में। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से बढ़ रही है। हाँ जी, नेपाल भी हो गया, मतलब वही, मैं बड़ी कंट्रीज, दूर दूर की कंट्रीज का, बड़ी इकोनॉमीज का एग्जांपल दे रहा था, मतलब ये नेपाल जैसी कंट्रीज तो ऑब्वियसली कर ही रही हैं दूर की कंट्रीज में, तो ऐसी कंट्रीज में धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे अगर ये भी हो जाता है, ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं, सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स में, और खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां पे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि पेपर वर्क हर जगह मैनुअली जाके सबमिट करना पड़ता है। इंडिया में धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कम कम होती जा रही है। ठीक है, और अगर ये रेवोल्यूशन प्रॉपरली डेटा शेयरिंग इस तरीके से बन जाती है, पूरी पॉलिसी और प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाती है, तो गवर्नमेंट से काम करवाने और ज्यादा आसान हो जाएंगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाने की जरूरत और कम हो जाएगी। क्लियर है? कोई भी डाउट, किसी भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट हो?